जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को शुरू किया था, जिसमें हमने कंबोडिया के संकट को पढ़ा था और कंबोडिया के संकट को 3 चरण में विभाजित कर उसको समझने का प्रयास किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम वियतनाम में गृह युद्ध को समझेंगे और अमेरिका के हस्तक्षेप को समझेंगे कि अमेरिका किस प्रकार वियतनाम के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करता है, अमेरिका का क्या रोल था, अमेरिका किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है इस गृह युद्ध में, और वियतनाम के गृह युद्ध के पीछे क्या कारण था, उस चीज को समझने के प्रयास करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आज हम अपना वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं वियतनाम में गृह युद्ध का। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो से यह समझ चुके हैं कि जेनेवा जो समझौता हुआ था, जिसमें वियतनाम को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम, जिसमें उत्तरी वियतनाम साम्यवादी के हाथ में था और दक्षिणी वियतनाम पूंजीपति के पास था। अब पूंजीपति कहने का मतलब क्या हुआ कि वह वर्ग जो अमेरिका के समर्थन करता था और अमेरिका कहीं ना कहीं वहां पर अपना जमाव बैठा हुआ था, अपना सत्ता को कायम रखा हुआ था। कहां पर? दक्षिण के क्षेत्र में। और उत्तर के क्षेत्र में साम्यवादी सरकार था जो वियतनाम और वियतांगों के हाथ में था। तो इन लोग दोनों में हमेशा भिड़त होते रहता था और कहीं ना कहीं जेनेवा समझौता में यह भी बात कह दी गई थी कि 1956 के मध्य तक अगर जनता चाहे तो ये उत्तर और दक्षिण वाला जो वियतनाम बटा हुआ है इसको कैंसिल कर पूरे राष्ट्र का एकीकरण कर ले, पूरे वियतनाम का एकीकरण कर सकता है। और इसी होड़ में वहां की जनता, वहां का लोग, वहां का वियतांग जो है मिलकर इसका समर्थन करने लगा और इसको एक करने में जुटने लगा और क्या करने लगा, इसके एकीकरण में आगे बढ़ने लगा। 1960 का समय आते आते वेतांग जो हम पढ़े थे कि राष्ट्रीय मुक्ति सेना हुआ करता था, कहां का? उत्तरी वियतनाम का सेना हुआ करता था, सरकार के विरुद्ध जो है हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको जेनेवा समझौता में यह चीज बोल दिया गया है कि 1956 के मध्य तक हम एकीकरण करना चाह सकते हैं, हम एकीकरण कर सकते हैं। और वही वेतांग जो है शुरू कर दिया करना कि हम जो है अपना एकीकरण चाहते हैं, हम अपने राष्ट्र की एकीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, यहां तक कि हम उत्तर और दक्षिण, जितना उत्तर और दक्षिण के लोग हम सब एक हैं, हम सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। और यह सब वेतांग कहना चाह रहा था और सरकार के विरुद्ध क्या करना शुरू कर दिया? हिंसात्मक संघर्ष करना शुरू कर दिया। 1961 तक आते आते स्थिति और बिगड़ जाती है। स्थिति बिगड़ी तो कहीं ना कहीं उत्तर के लोग और दक्षिण के लोग इससे सब प्रभावित हुए। उत्तर में तो बहुत ही हिंसात्मक आंदोलन प्रभाव हुआ और दक्षिण में जहां अमेरिका का हस्तक्षेप था, जहां पर अमेरिका का सत्ता कायम था, वहां पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ता है। और दक्षिण में शुरू से अमेरिका का जब प्रभाव था तो वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। दक्षिण वियतनाम में वहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है और वहीं से गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें हम आज वियतनाम के गृह युद्ध को पढ़ेंगे। अमेरिका में दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद को रोकना चाहता था। अमेरिका जो था दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद का जो प्रसार था, समाजवाद का जो प्रसार था, उस चीज को रोकना चाह रहा था। कौन? अमेरिका रोकना चाह रहा था। और 1961 के सितंबर में शांति को खतरा बोलकर एक श्वेत पत्र जारी करता है, एक व्हाइट पत्र जारी करता है। कौन जारी करता है? तो अमेरिका जारी करता है। कब जारी करता है? तो 1961 का सितंबर का समय में। और किसके खिलाफ जारी करता है? तो वो जारी करता है हो ची मिन्ह के खिलाफ। हो ची मिन्ह के खिलाफ जारी करता है श्वेत पत्र। और वो श्वेत पत्र क्या था? वो श्वेत पत्र में शांति को खतरा नाम से हेडिंग डाल के लिखा हुआ था कि शांति को खतरा है वो। और वो शांति को खतरा किससे है? तो उसको जिम्मेवार ठहरा दिया जाता है हो ची मिन्ह। अब हो ची मिन्ह उत्तर वियतनाम का एक प्रसिद्ध नेता, एक राष्ट्रवादी नेता जो चाहता था कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी को बढ़ावा दे, हिंद चीन क्या वियतनाम में हम बढ़ावा दें। तो अगर हो ची मिन्ह पे उंगली उठता है तो पूरा का पूरा राष्ट्र उसके खिलाफ चला जाएगा। किसके खिलाफ? तो अमेरिका के खिलाफ। अब जब गृह युद्ध का जिम्मेवार किसको? हो ची मिन्ह को ठहरा दिया गया। तो 1962 के शुरुआत होते होते अमेरिका अपना 4000 सैनिक जो है दक्षिण वियतनाम में भेज दिया। किस? दक्षिण वियतनाम का सोगान में भेज दिया। दक्षिण वियतनाम के एक सोगान नामक जगह पर अमेरिका अपना 4000 सैनिक को भेज देता है। क्योंकि हो ची मिन्ह को पहले ही से एगो शांति को खतरा प्रदर्शन कर दिखाकर हो ची मिन्ह को और अपना 4000 सैनिक को भेज दिया। काहे? कि यहाँ पर शांति को खतरा है, इसलिए 4000 सैनिक को दक्षिण वियतनाम में भेज देता है। लेकिन वास्तविक यह थी कि वहां के लोग, दक्षिण वियतनाम के लोग न्यो दिन दियम की तानाशाह से तंग आ चुके थे। कहां के लोग? दक्षिण वियतनाम के लोग।
अब कहीं ना कहीं अगर तुम किसी के ऊपर शासन करोगे, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर अत्याचार करोगे, तो लोगों के मन में तेरे खिलाफ उग्र भावना आएगी, लोगों के मन में तेरे खिलाफ असंतोष की भावना आएगी। और वही भावना दक्षिण वियतनाम के लोगों के अंदर आ चुकी थी। भले ही वहां पर अमेरिका का शासन था, लेकिन न्यो दिन दियम जो था तानाशाह दक्षिण वियतनाम में लागू कर चुका था, और उसके खिलाफ वहां पर लोग जो थे तंग आ चुके थे उसके खिलाफ। और 1963 में उन्हीं के खिलाफ जो है सेना विद्रोह को छेड़ दिया जाता है वेतांगों के द्वारा। वेतांग क्या था? राष्ट्र मुक्ति का एक सेना हुआ करता था, और वही सेना विद्रोह कर देता है किसके खिलाफ? न्यो दिन दियम के खिलाफ। और वही दियम को 1963 में मार दिया जाता है। और जब मार दिया जाता है उसको, तो सैनिक सर, उसके बाद उसको जब मार दिया तो कौन मारा? तो सेना मारा। और उसके बाद सेना मारने के बाद वहां पर सैनिक का सरकार को गठन कर दिया जाता है। कब? 1963 में। 1963 में सैनिक का सरकार को तो गठन कर दिया जाता है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सरकार आएगी और सरकार जाएगी, लेकिन वहां का नीति नहीं बदला। और वेतांग का संघर्ष चलते रहा किसके साथ? अमेरिका के साथ चलते रहा संघर्ष। 5 अगस्त 1964 का समय आता है, अमेरिका ने उत्तर वियतनाम पर आक्रमण करना कुछ शुरू कर दिया। अमेरिका आतंक करना शुरू कर देता है। कहां पर? उत्तर वियतनाम में। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता था कि कहीं ना कहीं अगर जड़ जो है तो वो उत्तर वियतनाम है। अगर दक्षिण वियतनाम मेरे हाथ से जाएगा तो किसके वजह से जाएगा? तो उत्तर वियतनाम की वजह से जाएगा। इसलिए अमेरिका जो है वियतनाम पर आक्रमण करता है। वही कौन सा वियतनाम? उत्तर वियतनाम पर। और वहां का सैनिक अड्डा को तबाह कर देता है। और सैनिक अड्डा को जब तबाह करता है तो उसको रूस और चीन की तरफ से धमकी दिया जाता है कि तुम सुधर जाओ। लेकिन अमेरिका अपना संप्रभुत्व राष्ट्र और अपना परचम लहराने में कभी पीछे नहीं गया है। अगर उसके आन पर बात आ जाती है, अगर उसी के वहीं पर उसके आन पर बात आ गई थी और रूस और चीन के धमकी को वो नकार देता है और नहीं सुनता है। और अमेरिका यहां तक कि काफी हिंसक और बर्बर युद्ध छेड़ देता है। किसके खिलाफ? तो उत्तर वियतनाम के खिलाफ। यहां तक कि ऐसा ऐसा बम को छोड़ता है कि वो शायद वो कभी देखा नहीं होगा वियतनाम के लोग। यहां तक कि जैविक हथियार, जैविक बम का उपयोग किया जा रहा था, टैंक का उपयोग किया जा रहा था, और रासायनिक हथियार का भी उपयोग किया जाता था। अब रासायनिक हथियार में कौन कौन सा? ऑरेंज एजेंट था, फास्फोरस था, ये सब प्रकार का बम यूज किया जाता था। और ये ऐसा बम था, एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का ऐसा बम है जो अगर कहीं पर गिर जाए तो वहां की पत्तियां मुरझा जाती है, वहां का जो पेड़ है वो हो सकता है खड़ा होके डायरेक्ट सीधा सीधी गिर जाए। वो ऐसा बम था एजेंट ऑरेंज। तो सोच लीजिए वो आदमी का क्या हाल करता होगा। यहां तक कि अमेरिका जो था निर्दोष ग्रामीण की हत्या करना शुरू कर दिया, और हत्या के साथ साथ वहां के लोगों के गांव जो हुआ करता था उसको आग में ढकेल दिया गया। मीन्स वहां के लोग अगर रात में सोए हुए भी थे तो सीधा गांव को आग लगा दिया जाता था कि जो सोया हुआ है सो सोया ही रह गया। लेकिन पाप का अंत जरूर होता है, और वही पाप का अंत कब होता है? कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मीटिंग होने लगा, और इस जो अमेरिका का जो कार्यवाही था उसके विरुद्ध में नारा लगने लगा, उसके विरुद्ध में हल्ला होने लगा, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आवाज उठने लगा कि अमेरिका तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो तुमको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इतना बम अमेरिका बरसाया था 1961 या 62 के समय काल में, 1960 के समय काल में हो सकता था कि 1967 तक, सॉरी 1962 या 60 नहीं हम बोले, 1967 में अमेरिका जो था उत्तर वियतनाम में इतना बम गिरा चुका था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हो सकता था कि जर्मनी उतना बम नहीं देखा जितना बम वो अमेरिका उत्तर वियतनाम में गिरा दिया था। तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग होने लगी कि अमेरिका गलत कर रहा है, इसको अमेरिका को नहीं करना चाहिए। अमेरिका का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, अमेरिका का नहीं था, वो एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसोफर, जो ज्यादा बोलता है, जो अच्छा बोलता है उसको हम कहते हैं फिलोसोफर। जो झाड़ते रहता है ना, हम अपने भाषा में बोलते हैं कि ढेर बोल रहा है बकबक कर, उसको फिलोसफी मत झाड़ो ढेर। तो वही बात हुआ, फिलोसोफर था। वो कौन हुआ करता था? रसेल हुआ करता था। रसेल अपना अदालत को लगाया, और अदालत में लगाकर अमेरिका को दोषी करा देता है कि अमेरिका तुम ही दोषी है। क्या हो? अमेरिका तुम दोषी हो। अमेरिका प्रतिवर्ष 2 से 2.5 अरब डॉलर में खर्च में वृद्धि हो गया।
यहाँ तक कि अमेरिका के खर्च में वृद्धि कितना हो गया, 2 से 2.5 अरब डॉलर। ये थोड़ा मोड़ा नहीं था, 2 से 2.5 अरब डॉलर था। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो हो सकता है बहुत 20 अरब 30 अरब भाग जाए। तो यहाँ तक कि वो खर्च सहने तक के लिए अमेरिका तैयार था। क्योंकि उसकी आन पर बात आ गई थी, और उसकी आन के सामने वो अपनी प्रतिष्ठा को वो खोना नहीं चाहता था। भले ही उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, उस चीज को उसके परवाह नहीं था, सिर्फ उसको अपनी प्रतिष्ठा की परवाह था, और उसी प्रतिष्ठा की परवाह के लिए वो वियतनाम से लड़ता रहा। और यहां तक कि अगर देखा जाए कि उतने बम बरसा, हथियार, रासायनिक हथियार के बाद भी वियतनाम जो है पीछे नहीं हटा। वियतनाम के लोग के बीच में एक भावना जगती रही, एक राष्ट्रवादी भावना जगती रही, और वियतनाम के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने लगे और आगे आने लगे वियतनाम के लोग कि हम भी अपने राष्ट्र की एकता को करना चाहते हैं, हम भी अपने राष्ट्र के लोग हैं, और तुम अगर आओगे मारने के लिए तो हम भी इसका योगदान करेंगे। यहां तक कि बच्चा, यहां तक कि औरत जो है वो भी इस चीज का योगदान कर रही थी, इस आंदोलन का योगदान कर रही थी, और एकीकरण में अपना योगदान कर रही थी। माताएं अपने बच्चों को गोद में लेकर बंदूक लेकर खड़ी थी और अमेरिका का सामना करने के लिए कि आओ अमेरिका, हम तुमको देखने के लिए तैयार है। और वियतनामी भी अपना अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए तैयार था। तरह तरह की कहानियों के माध्यम से वहां के लोगों में उत्साह को जगाया जाता था कि तुम भी कर सकते हो। और उसी के बीच में एक त्रिआयु की कहानी आती है। त्रिआयु को आज भी वियतनाम में एक देवी का, एक भगवान की संज्ञा दी जाती है। 1968 के प्रारंभ में वेतांग ने अमेरिका शक्ति के प्रतीक पूर्वी पेंटागन सहित कई ठिकानों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। अगर अमेरिका भी अपना बदला ले रहा था तो वियतनाम भी चुप नहीं था। वियतनाम का वेतांग जो एक राष्ट्र सेना हुआ करता था, 1968 में पेंटागन के सहित बहुत सारे ठिकानों पर, अमेरिका के ठिकानों पर धावा बोलना शुरू कर दिया और अमेरिका को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। अगर एक छोटा सा राष्ट्र तुमको, एक छोटा सा बच्चा अगर तुमको आगे मारे, एक लपड़ मार दे तुमको आगे, तो हो सकता है तुम्हारा ईगो हटो। और वहीं पर वियतनाम एक छोटा सा राष्ट्र था, और वियतनाम इतना बड़ा, वियतनाम एक छोटा सा राष्ट्र, अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र, और वियतनाम उसको क्षति पहुंचा रहा था। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। अमेरिका हो ची मिन्ह जो था, उस अमेरिका हो ची मिन्ह के द्वारा एक मार्ग बनाया गया था जहां से हम लाओस और कंबोडिया की ओर आराम से जा सकते थे, जहां से तीनों स्तर पर कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ था कि आप लाओस जा सकते हैं, कंबोडिया जा सकते हैं, वियतनाम आ सकते हैं। वो हो ची मिन्ह मार्ग था जहां से आराम से ट्रेड किया जाता था, जहां से व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात किया जाता था। वो मार्ग पर अमेरिका कब्जा चाहता था। अगर उसको कब्जा नहीं मिल पाता था, क्यों? उस वेतांग सैनिक के कारण। अब कब्जा नहीं मिलता था तो उसको बम से उड़ा देता था। कौन? अमेरिका। अब बम से जब उड़ा देता था तो ये देखिए कि वहां के वियतनाम के जो सैनिक थे, वेतांग थे, वियतनाम के लोग थे, उसके मरम्मत में तुरंत जुट जाते थे और तुरंत उसको बना के तैयार कर देते थे। मतलब उनमें एक ऐसी भावना जग गई थी कि हम अमेरिका का सामना करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो खत्म नहीं कर लेता है अपनी सेना को। अब कहीं ना कहीं अमेरिका को ये चीज लगा कि अब ये लोग जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है। इतना बम वर्षा के बाद, इतना टैंक के बाद, इतना अम्ल वर्षा के कारण बाद ये सब जब नहीं थमा तो इस कैसे थमेगा? तो अमेरिका भी क्या कहने लगा कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन हम अपना शर्त पे। लेकिन वियतनाम इसको इनकार कर देता है कि तुम अपना शर्त क्या बनाएगा, मेरा राष्ट्र तुम शर्त बनाओगे। तो आने वाले वीडियो लेक्चर हम इस चीज को देखेंगे कि अब आगे क्या होता है, अब अमेरिका क्या करेगा इस चीज को सुनकर, अब वियतनाम किस प्रकार अपने बात को मनवाता है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।